आपका अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव में दो प्रकार के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोनों के आंकिक मान भी बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें से मानकर चलिए पहला आवेश यहां हो सकता है -q, परिभाषा के अनुसार, जो कि परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो पहला आवेश -q और दूसरा आवेश +q यहां हो सकता है। इसको नाम दे देंगे हम बिंदु A और बिंदु B। बीच की दूरी 2l। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। अब इनका कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। मानकर चलिए मध्य बिंदु इनका ये हो सकता है, बिंदु O आप इसको नाम दे सकते हो। जब हमने इन दूरी को दो बराबर भागों में बांट दिया है तो l डिस्टेंस ये हो सकती है और आगे जो बची है l डिस्टेंस वो आगे हो जाएगी। बिंदु O से ऊपर की तरफ एक बिंदु P है और दूरी कितनी है जिसकी r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको नाम दे देंगे बिंदु P। यहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु A को P से मिलाएंगे, B को भी P से मिलाएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। -q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता मानकर चलिए E1 है, जिसकी दिशा सदैव इसी की तरफ को होगी। +q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की तरफ होगी। मानकर चलिए ये E2 है, E2। अब मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। तीर का चिन्ह थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। E2 +q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता E2 है। अब E1 और E2 दोनों की दिशाएं विपरीत है, अपोजिट चल रही है। एक की दिशा नीचे की तरफ है और दूसरे की दिशा ऊपर की तरफ है। तो इसको दो घटकों में हम डिवाइड करेंगे। दो घटक कौन कौन से हो सकते हैं इनके? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटकों में E1 cos थीटा व E2 cos थीटा हो जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्रमशः E1 sin थीटा व E2 sin थीटा हो जाएंगे। क्रमशः E2 sin थीटा की दिशा ऊपर की तरफ रहेगी, E2 sin थीटा, और E2 cos थीटा की दिशा नीचे की तरफ रहेगी। इसको मैं यहां करके लिखता हूं E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब क्षैतिज घटकों में जो हमारा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा होंगे वो दोनों इस रेखा पर आ जाएंगे।
E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। कुछ इस तरह से ये चित्र आपको प्राप्त होगा। अब इधर का ये वाला चित्र हम ऊपर अलग से बना लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको आकृति प्राप्त होगी जिसमें कि E2 sin थीटा ऊपर की तरफ, E1 sin थीटा नीचे की तरफ, इस रेखा पर E2 cos थीटा और E1 cos थीटा रहेंगे। E1 cos थीटा रहेंगे। अब हमको E1 और E2 भी यहां पर दिखाने हैं, तो E2 की दिशा ऊपर की तरफ है, E2 और E1 की दिशा नीचे की तरफ है, E1। कुछ इस तरह से ये चित्र आपका बनेगा E2। इनको हम डॉट डॉट करके मिला सकते हैं। ये आकृति आपको प्राप्त होगी। चित्र में ध्यान देंगे, हमको बिंदु A से P तक की डिस्टेंस कभी नहीं पता है, बिंदु B से P तक की डिस्टेंस नहीं पता है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो यह बराबर है और यहाँ पर दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज नंबर 1 तो ये बन रहा है, त्रिभुज नंबर 2 ये बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर हम करके बिंदु A से P तक की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे और वही डिस्टेंस बिंदु B से P तक की होगी, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने का कारण ये है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप इसमें बिंदुओं पर कोण देखेंगे तो ये 90 अंश है और ये वाला कोण भी 90 अंश, अर्थात कोण POA 90 अंश, कोण POB दोनों ही 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कोई से भी त्रिभुज को आप ले लीजिए, लिखेंगे चित्र से या त्रिभुज AOP में, AOP में कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं? पाइथागोरस। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अब कर्ण की डिस्टेंस हमको यहाँ पर निकालनी है, कर्ण, और नाम है इसका AP, तो इसके स्थान पर AP रखेंगे। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू आधार है हमारे पास AO, तो इसका होल स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास OP, तो इसका स्क्वायर। AP की वैल्यू याद करनी है, तो इसके स्थान पर AP रहेगा इक्वल टू AO की वैल्यू है L, क्योंकि हमने पहले ही याद कर ली है, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस OP
ओ पी, ये डिस्टेंस है आर, तो इसके स्थान पर हम आर का प्रयोग करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर जब हम यहाँ से हटाएंगे तो इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, आगे इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी, ए पी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस हमको प्राप्त होगी। अब हमारे पास में एपी की वैल्यू आ चुकी है, एपी किसके बराबर है, बीपी के, इसलिए लिखेंगे चुंबी का चिन्ह लगाकर एपी इक्वल टू बीपी, एपी इक्वल टू बीपी, तो इसलिए हो जाएगा एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस हमारे पास में आ चुकी है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता, या केवल तीव्रता लिख सकते हैं, डैश लगाओ और आगे लिखेंगे। अब माइनस क्यू के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता को हमने माना है E1, जिसकी दिशा नीचे की तरफ अर्थात माइनस क्यू आवेश की तरफ है, तो इसको हम लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है यहाँ पर Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता का। तो आर स्क्वायर के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कोई सी भी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट पूरे में, इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर बाहर स्क्वायर है और अंदर इसके अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा जी, हट जाएगा, या इसको कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी, मैं इसको यहाँ लिखे दे रहा हूं, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन कुछ आपको इस तरह से प्राप्त होगी। मात्रक लिखेंगे इसका न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ चुकी है हमारे पास बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण होने वाली बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता,
बिंदु P पर तीव्रता। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने समझ लिया होगा आई होप। नहीं समझा है तो आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। चित्र में देखेंगे, द्वारा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि AP और DP दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, डिस्टेंस दोनों ही बिल्कुल बराबर है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताएं भी बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। इसलिए E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू ही E2 की वैल्यू होगी। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब ये तो हमारे पास में दोनों आवेशों के कारण तीव्रता आ चुकी है। अब चित्र में ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको ज्ञात होगा बिंदु Q पे माइनस Q आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता E2 है, जिसकी दिशा सदैव ऊपर की तरफ है, और माइनस Q के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता E1 है, जिसकी दिशा सदैव नीचे की तरफ है। अर्थात इन दोनों तीव्रताओं की दिशाएं बिल्कुल अपोजिट हैं। इसलिए हमने इसको दो घटकों में डिवाइड किया। घटकों में डिवाइड करने के कारण इसका जो क्षैतिज घटक है वो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों एक ही दिशाओं में है, और E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, यहाँ पर E2 कर लीजिए, ये थोड़ा गलती से लिखा गया, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, जिसके कारण ये निरस्त हो जाएंगे। लिखेंगे चित्र से, चित्र से क्या प्राप्त हो रहा है, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा की दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं। या लिख सकते हैं विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है, E1 sin थीटा नीचे की तरफ है, E2 sin थीटा ऊपर की तरफ है, दोनों की दिशाएं अपोजिट है। दोनों की दिशाएं अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। अब आपको दिख रहा होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशाएं एक ही है, जिसके कारण ये जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ये थ्योरी में लिखना पड़ेगा। अतः डैश
डैश लगाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता या उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप इसको लिख सकते हो। तो प्राप्त होगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। अब E1 की जगह E1 की वैल्यू और E2 की जगह E2 की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा जा रहा है। तो यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा आप रखेंगे cos थीटा प्लस आगे इसको आप साफ कर सकते हैं क्योंकि लाइन थोड़ी बड़ी हो सकती है। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और आगे है इसमें cos थीटा। कुछ इस तरह से इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के कारण हो जाएंगे 2। अब ये 2 क्यों हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो 2 आया है वो मैंने क्यू के गुणा में लिखा अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे चित्र से। तो इसे त्रिभुज में आप देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज में चाहो तो त्रिभुज AOP का प्रयोग कर सकते हो, चाहो तो BOP का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें भी आपको उचित लगे आप वो त्रिभुज का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। तो त्रिभुज मानकर चलिए AOP का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज AOP में, क्योंकि दोनों ही बराबर है, कोई सा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। AOP में हमको निकालना है cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, LAL, इनका फॉर्मूला होता है LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का। तो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक ये 6 होते हैं, तो इसमें पहला वाला साइन के लिए है, दूसरा कोस के लिए साइन कोस, तीसरा टेन के लिए साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, इस तरह से ये वैल्यू चलती है। अपोजिट कर देंगे नीचे वालों के लिए, ऊपर वालों के लिए सेम रहेगा। तो हम केवल कोस के लिए निकाल रहे हैं, तो पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कोस के लिए, अर्थात आधार बटे कर्ण का प्रयोग यहाँ पर होगा, आधार बटे कर्ण, हिंदी में ही लिखो आप इसको। आधार बटे कर्ण
आधार बटे कण। अब हमारे पास में आधार है केवल L और कण है हमारे पास A P। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो कुछ इस तरह से ये प्राप्त होगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, पूरे का अंडर रूट। अब ये वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे cos थीटा के स्थान पर प्रयोग करने पर। थोड़ी बड़ी जा रही है वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पूरा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके अनुसार हम कर रहे हैं 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू ये रखेंगे, अर्थात L अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, इक्वेशन प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू द्विध्रुव का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको वैल्यू द्विध्रुव फॉर्मूले के अनुसार ही हम लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q इंटू 2l लिखेंगे, इसको q इंटू 2l आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी गुणा में थे अब भी गुणा में है। r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या है जी, 1 है, पूरी की पावर 1 है। r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में है और अंडर रूट में जो पावर होती है वो आधी होती है। क्या होती है, आधी, 1/2। नीचे वाले पद गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। अब एक पावर तो ये हो गई है और आधी है, कितनी हो गई, 1.5 पावर हो गई। कितनी, 1.5 को आप लिखेंगे 1/1/2, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, अर्थात 3/2 आप इसको लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का पावर 3/2, इस तरह से पावर में 3/2, कुछ इस तरह से आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब चित्र में आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा L क्योंकि अल्प दूरी है और r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बहुत ही बड़ी दूरी है, या फिर आप r की तुलना में L की वैल्यू को भी कम मान सकते हैं। तो चित्र से r स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर, डबल ग्रेटर देन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, r की वैल्यू बहुत ज्यादा है, L की वैल्यू बहुत अल्प है। इतनी अल्प है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत कम होने के कारण आप इस डिस्टेंस को छोड़ सकते हैं। तो आपको प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब r स्क्वायर का ही आप प्रयोग करेंगे क्योंकि L स्क्वायर को आपने छोड़ दिया बाहर, इसकी पावर है 3/2, 3/2। अब घातों की घातों से क्या होती है, गुणा, घातों की घातों से गुणा। तो लिखा हुआ है ये 2 गुणा 3/2, इसी तरह से तो लिखा है। तो 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा और बचेगा केवल 3। उसी प्रकार से आप यहाँ से 2 से 2 डिवाइड कर सकते हो और केवल 3 यहाँ पर बचेगा। और q इंटू 2l क्या होता है जी, आप यहीं पे इसको क्लोज कर सकते हैं।
Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप इसके स्थान पर स्मॉल p का प्रयोग कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यहाँ पर बचेगी केवल r की पावर 3, तो इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे। आप लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको थोड़ा यहाँ करके लिखो, दिख नहीं रहा है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L के स्थान पर P का प्रयोग करेंगे अपॉन में R की पावर 3 केवल यहाँ पर बचेगा, R की पावर 3। मात्रक लिखेंगे इसका न्यूटन प्रति कूलम्ब। मात्रक सहित आप इसको लिखेंगे और यही हमको प्राप्त करना था, सिद्ध करना था। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है। आप इसको चाहो तो सदिश रूप में भी लिख सकते हो। सदिश रूप में कैसे हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो जितनी भी राशियां सदिश होती हैं उनके ऊपर तीर का चिन्ह यानी वेक्टर का चिन्ह आप लगाकर उसको शो करेंगे। ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई भी वेक्टर वगैरह नहीं लगेगा। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह आप लगाएंगे अपॉन में R की पावर 3। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये निरक्षीय स्थिति में हमने ज्ञात किया है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। ये इसका सदिश स्वरूप हो जाएगा। E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस P वेक्टर अपॉन R की पावर 3। इसका मात्रक भी आप लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम्ब। कुछ इस तरह से आपको ये प्राप्त होगा। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है टॉपिक, तो आगे पीछे करके देख सकते हैं। अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी अगले वीडियो में